हम अपनी निजी जीवन में विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, ठीक है। ये सारे उत्पादन जो होता है साल में एक ही बार होता है, फिर भी हमें सालों भर हम कहाँ से इसको खाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, ये है व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, जो है 6th चैप्टर है, जो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक वर्डिंग जो मैं बोलता हूँ जो आपके लिए भी ज़रूरी है, ये है कि आप चाहे लाइक करो चाहे शेयर ना करो, लेकिन एक बात ज़रूर करो कि वीडियो पूरा देखो। इससे आपको पूरे वीडियो या पूरा चैप्टर का नॉलेज हो जाएगा। इसके लिए आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अधूरा देखोगे समझ नहीं आएगा, फिर कोसोगे। इसलिए अच्छा है कि आप वीडियो ना ही देखो तो बेटर है, ठीक है। देखो तो पूरा देख लो, इससे आपको पूरा क्लैरिटी समझ में आ जाएगी इसमें, ठीक है। हम तो हैं जो लाइन टू लाइन कराने की कोशिश करते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। चलिए देखते हैं, अधिक बातें ना करके हमने भंडारण सेवाओं के बारे में देखते हैं कि भंडारण सेवाएँ होती क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे भंडारण का अर्थ। भंडारण का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता है, इसका मतलब स्टोरेज होता है। स्टोरेज जो आप लोगों को जो फूड होती है, ग्रेन होती है उसको स्टोरेज करके हम कई महीनों तक, कई सालों तक रखते हैं। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे आने वाला टाइम में भी इसका उपयोग किया जा सके। हम दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हम उनमें से कुछ में थोक में खरीद सकते हैं और उनका अपने घरों में संग्रह कर सकते हैं। इसी प्रकार व्यवसायों को भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। उनमें से कुछ वस्तुएं हमेशा उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन उन्हें बिना किसी बाधा से उन वस्तुओं को पूरे साल तक रखा जाता है, जिससे वो हमें जो है जीवन में कभी भी उपयोग कर सकते हैं। अगर ये भंडारण सेवाएं आप नहीं करोगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो उसका उपलब्धता नहीं रह जाएगी और आपको इन चीज़ों की खपत कमी महसूस हो सकती है। आप तो जानते ही हैं कि गन्ने का उत्पादन साल के एक विशेष मौसम में ही होती है, लेकिन चीनी की खपत पूरे साल होती है। इसलिए गन्ने आपूर्ति की पूरे साल आवश्यक होती है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसे में गन्ने की उचित मात्रा में भंडारण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा चीनी के उत्पादन के बाद इसके वितरण एवं विक्रय के लिए समय चाहिए। इस प्रकार कच्चे माल तथा तैयार माल दोनों के लिए संग्रह की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी वस्तु को उत्पादन से लेकर खपत तक उसके समूचे भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, कोई भी चीज़ होता है, वस्तु होती है, उसको जब तक आप भंडारण नहीं कीजिएगा तब तक वो जो है काफ़ी सालों तक नहीं रह पाएगा और हम उसको उत्पादन नहीं कर पाएंगे और उसका हम आगे भी नहीं कुछ रख सकते संरक्षित करके। इसलिए बड़े बड़े संग्रहालय बनाया हुआ है, स्टोरेज होम बनाया हुआ है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, इन अनाजों को ख़राब होने से, चूहे से खाने से बचाने के लिए हम हर तरह के प्रयत्न उसमें करते हैं और उसको भंडारण करते हैं। जब संग्रह बड़ी मात्रा में और सही विधि से वस्तु रख रखाव किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम भंडारण कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि जब संग्रह बड़ी मात्रा में और सही विधि से वस्तुओं का रख रखाव किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहलाता है दोस्तों? भंडारण, ठीक है। ये वस्तुएं जहाँ रखी जाती है उसे भंडारण गृह कहते हैं, यानी जहाँ ये वस्तु सब रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? भंडारण गृह कहते हैं। भंडारण गृह के अधिकारियों को भंडार गृह देखभाल प्रभावी भी कहते हैं, यानी भंडार गृह देखभाल प्रभावी भी कहते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं देख रेख करते हैं उसको, इसलिए उसको भंडारण गृह देखभाली प्रभावी कहते हैं, ठीक है। भंडारण का एक्चुअली में अर्थ क्या है, क्या इसका मीनिंग है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। भंडारण का अर्थ ये है कि वस्तुओं का बड़ी मात्रा में और उस समूचे तरीके से संग्रह करें, ठीक है, तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें उपलब्ध कराएं। जो वस्तु है उसको सही समय पर उपलब्ध कराना ही हमारी भंडारण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भंडारण का अर्थ है वस्तुओं को उनके उत्पाद अथवा खरीद के समय से लेकर उनकी विक्रय तक वास्तविक उपयोग के समय बड़ी मात्रा में रखना अथवा परीक्षण करना, यानी बार बार उसको परीक्षण करना उसकी वो खराब तो कहीं हो नहीं गया है। भंडारण एक महत्वपूर्ण व्यापार सहायक सेवा है। इसमें समय प्रतियोगिता का सूचना होती है क्योंकि यह वस्तुओं के उत्पादन तथा उनके उपयोग के बीच समय के लिए सेतु का कार्य करता है। क्योंकि ये सेतु का काम इसलिए करता है क्योंकि ये भंडारण अगर नहीं रहे तो शायद हमें साल भर जो हम वस्तुएं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है उसको से हम वंचित रह जाएं, तो इसलिए इसको ज़रूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि भंडारण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भंडारण की आवश्यकता पड़ने का कारण क्या है, तो इसके बारे में जो है हम समझते हैं क्या है। दोस्तों, भंडारण की आवश्यकता है, आपको पता है भंडारण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ये सब जो है मौसम उत्पादन, क्योंकि भंडारण इसलिए होती है कि मौसमी उत्पादन होता है। अब एक वस्तु के उत्पादन सारे साल तो होती नहीं है, ठीक है। अगर सारे साल होते हैं तो कह सकते हैं कि हमें भंडारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है एक मौसमी होती है, जो मौसम पे ही होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको हम या तो सुखा के या उसको फ्रीजिंग करके इसको रखते हैं जो हमें साल भर तक हमें मिलता रहे, ठीक है। मौसमी उत्पादन, आप तो जानते हैं कि कृषि उत्पादन का उत्पादन साल के विशेष मौसम में ही होती है, लेकिन
उसकी खपत पूरे साल होती रहती है। इसलिए इस उत्पादों को समूचे भंडारण की आवश्यकता होती है जहाँ ये आवश्यकता अनुसार इनकी पूर्ति की जा सके, यानी जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पर इसको भेज के उस जगह की आवश्यकताओं का पूरा किया जा सके। सबसे यही बात पहली पॉइंट आती है दोस्तों, मौसमी उत्पादन की वजह से ऐसा होता है। दूसरी है मौसमी मांग। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मौसमी विशेष में ही मांग होती है। ऐसे सर्दियों में ऊनी वस्त्र रहता है, बरसात में छत्ते आदि, लेकिन इन वस्तुओं का उत्पादन पूरे साल होता रहता है। इसलिए इसे वस्तुओं को सही भंडारण की आवश्यकता होती है जिसमें कि ये सही समय तक उनकी आपूर्ति की जा सके। तो आपको पता ही है कि हमारा जो होता है एक मौसमी मांग भी होती है। अगर बरसात का समय देखिए, अगर बरसात के समय हम अगर छतरी बनाने लग जाएँ तो हम हो सकता है कि हम पूरे व्यक्तियों को ये पूरा ना कर पाएँ। इसलिए क्या होता है, साल भर जो होता है इसका उत्पादन होती रहती है, ठीक है। लेकिन इसकी जब मांग पड़ती है तो वो हम क्या करते हैं, फैक्ट्री से फटाफट निकालते हैं और इसको कहाँ रखते हैं, हम फैक्ट्री में भंडारण करके यानी स्टोरेज करके इसको रखते हैं। बाद में जब आवश्यकता पड़ती है, जब इसकी मांग बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राहकों तक पहुँचाते हैं। जर्नल सीवर्ड, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बड़े पैमाने पर उत्पादन। निर्माता वस्तुओं के मामले में आजकल ज़्यादातर उत्पादन वर्तमान तथा भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए कर लिया जाता है। ऐसे में निर्माता बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन में लागत कम आती है। इन बड़ी मात्रा में उत्पादन वस्तुओं की तब तक समुचित रहती है जब तक वो मतलब खपत ख़त्म ना हो जाए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो है बड़े पैमाने उत्पादन करने से ये होता है कि आपको पता है कि हमारे देश की जनसंख्या जो है बहुत काफ़ी है और उनको हर एक व्यक्तियों तक पहुँचाना, ठीक है, कंपनियों के लिए सर के दर्द बन जाता है। इसलिए क्या करते हैं, साल भर जो है इनकी उत्पादन चलती रहती है और उन सेवाओं को जो है उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए वो हर समय अग्रसर रहते हैं, हर समय कार्यरत रहते हैं। उसके बाद है तुरंत आपूर्ति। औद्योगिक या कृषि दोनों प्रकार के उत्पादों का उत्पादन का एक विशेष स्थान पर होता है किंतु उनकी खपत पूरे देश में होती है। इसलिए इन वस्तुओं को खपत वाले स्थान से निकट रखना आवश्यक होता है ताकि उपभोक्ताओं की आवश्यकता को अनुसार शीघ्र ही आपूर्ति निश्चित की जा सके। देखिए दोस्तों, बहुत सी उत्पादन चीज़ें जो होती है एक पार्टिकुलर एरिया में होती है, लेकिन आपको पता है ये हर एक क्षेत्र में उपलब्ध हो जाती है। जैसे मौसम आता है उसको उस क्षेत्र में उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कश्मीरी जो होती है, कश्मीर की चीज़ें जो होती है हर एक क्षेत्र में मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यही होता है कि उसको हम भंडारण करके उसको पहले ही स्टोरेज कर लेते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है, जब मौसम चेंज होता है तो फटाक से हम उसको निकाल के गाँव को जो है उत्पादक जो होता है अपना रख देता है और जो होता है कंज्यूमर वो अपना कंज्यूम कर लेता है। तो इस कैसे संभव होता है? संभव इसलिए होता है क्योंकि उसको भंडारण करके रखा गया है जहाँ पर उसको देख रेख रख रखाव हर तरह की चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। अगर मान लीजिए देखभाल नहीं कीजिएगा, रख रखाव नहीं कीजिएगा तो शायद वो चीज़ें ख़राब हो जाएं और वो मार्केट में लाने लायक ही न रहे और आप मुनाफा से घटे में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद है निरंतर उत्पादन। औद्योगिक इकाइयों में निरंतर उत्पादन चलते रहने के कारण उन्हें निरंतर कच्चे माल की आवश्यकता होती रहती है। इसलिए पर्याप्त कच्चे माल के भंडारण की आवश्यकता पड़ती है ताकि आवश्यकता के अनुसार उसकी आपूर्ति की जा सके। अब देखिए, जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल की बात किया गया है, यहाँ पर कच्चे माल की, तो कच्चे माल अगर उपलब्ध नहीं रहेगा तो आप कैसे जो है उसको प्रोडक्ट में बदल सकते हो। तो इसलिए क्या होता है, कच्चे माल को भी हम क्या करते हैं, संरक्षित करके रखते हैं। बना हुआ सामान तो होता ही होता है, प्लस कच्चे सामान को भी हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार में ही तो आप सब कुछ बना तो नहीं दोगे ना, तो धीरे धीरे मशीन का भी मशीन ही एक सही नहीं होता है। ये थोड़ी कि एक ही समय में सब कुछ बना दे, तो उसको भी समय लगती है, समय अवधि लगती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कच्चे पदार्थ होते हैं उसको हम स्टोरेज करके रखते हैं। उसका मूल्य में स्थायित्व। बाजार वस्तुओं का मूल्य स्थिर रखने के लिए भी उनके भंडारण की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वस्तुओं की अनावश्यकता की स्थिति में बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अधिक उत्पादन आपूर्ति से वस्तुओं की कीमतें गिरने की संभावना रहती है। भंडारण आपूर्तियों में संतुलन बनाए रखता है जिससे मूल्य में स्थिरता रहती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्लियर बात कहा गया है, अगर मान लीजिए जैसे प्याज होता है, प्याज की कीमत जो होती है किसी एक पार्टिकुलर समय में बढ़ जाती है, रेट बढ़ने के कारण क्या होता है, क्योंकि हमारे पास चीज़ उपलब्ध नहीं है, छोटे अमाउंट में उपलब्ध है और खरीदने वाले लाखों लोग हैं। तो इससे क्या होता है, उस चीज़ के उत्पादन में जो होता है में जो मूल्य होता है उसकी वृद्धि हो जाती है। तो सरकार क्या करती है, इसको भंडारण करके रखती है और जिस मौसम में इसकी जो कमी होती है और खपत अधिक बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, अपने भंडारण से निकाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे क्या होता है, इसका जो कीमत होता है बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अब बहुत से ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कीमत जो होता है, जैसे मटर उटर ही देख लो, बहुत कीमत बढ़ जाती है जो बेमौसम होता है। तो इसको सरकार को ये अगर भंडारण करके रखा हुआ होता है तो उसको अगर मार्केट में ले आता है तो क्या होता है, इसको जो है कीमत स्थिर हो जाता है। तो भंडारण इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कीमत को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसलिए सरकार को इसमें चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे जो स्टोरेज फॉर्म है उसको निर्माण करवाएं और उसको देख रेख के लिए कर्मचारियों को भर्ती करें, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जीवन जो मर्जी कर लीजिए, भोजन के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। तो जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों ना हम इसके भंडारण में अपना सारा समय और सारा टाइम और सारा जो है पैसे उसमें लगाने की कोशिश करें और उसको भंडारण करके उसको हम अपने प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन को सुनिश्चित करें। तो ये चीज़ बहुत ही मायने रख जाता है। आगे जो है
भंडारण गृह के प्रकार, ये कैसे कैसे भंडारण गृह होते हैं और कैसे उसका कार्य होता है, चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। भंडारण गृह के प्रकार। आपने पढ़ा है कि भंडारण विभिन्न प्रकार की सामग्री के रखरखाव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के भंडारण गृह अस्तित्व में आए हैं। इनके निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला तो दोस्तों है निजी भंडारण गृह, एक है सार्वजनिक भंडारण गृह, एक है सरकारी भंडारण गृह, एक बंधक भंडारण गृह और एक सहकारी भंडारण गृह। तो ये तो आपको है 5 जो है उसको नाम आपको दिमाग में होना चाहिए कि भंडारण गृह के कौन कौन से प्रकार हैं। अब देखते हैं इसके बारे में क्या इसमें बताया गया कि निजी भंडारण गृह होता क्या है। निजी भंडारण गृह जो भंडारण गृह उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा साधारणतः अपने उत्पादक के संरक्षण हेतु चलाए जाते हैं, इन्हें निजी भंडारण गृह कहते हैं। इन भंडारण गृह का निर्माण किसानों द्वारा अपने खेतों में समीप, व्यापारियों अथवा वितरकों के द्वारा अपने व्यवसायिक केंद्रों के समीप, विनिर्माता द्वारा अपने कारखाने के समीप किया जाता है। इनका डिजाइन तथा प्रत्येक सुविधाएं वस्तुओं के भंडारण की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपने वर्डिंग से समझ गए होंगे कि निजी भंडारण का मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई किराना का स्टोर खोल रखा है तो सारे के सारे जो है वस्तु उस दुकान में नहीं रखता है, वो उसके पास एक और दुकान छोटा सा लेता है जिसमें सारे सामान को इकट्ठा करके रखता है, उसे हम निजी भंडारण कहते हैं। ठीक है, चाहे आप किताब विक्रेता के पास भी गए होंगे, एक तो किताब का शॉप होता है लेकिन एक उनका स्टोरेज होता है जहाँ पर हर तरह की किताब की क्या करते हैं वो छांटाई उठाई करते हैं। तो सेम ऐसा ही होता है, चावल वाल दुकानें होते हैं एक जगह भंडारण करके उसको ढक देती हैं। चाहे आप भी कोई सामान माल खरीद के लाते हो, ठीक है, बाजारों से, उसको थोड़ी होता है कि एक ही साथ सब सामानों को परोस देते हो, उसमें से आधा सामान जो होता है आप इकट्ठा करके कहीं रख देते हो। तो निजी का मतलब ये अपना स्वयं का। ठीक है, उसके है सार्वजनिक भंडारण। जिन भंडारण गृह का निर्माण आम जनता के लिए उपयोग के लिए किया जाता है अथवा सार्वजनिक भंडारण के लिए किया जाता है उन्हें हम सार्वजनिक भंडारण गृह कहते हैं। सार्वजनिक का मतलब ये दोस्त होता है जो सबके लिए, प्रत्येक जनता के लिए। तो प्रत्येक जनता के लिए भंडारण वो होती है जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इनके बहुत बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल में रखा जाता है जहाँ पर इसको कई संरक्षण प्रदान की जाती है। इन भंडारण गृहों में किराया देकर कोई भी व्यक्ति अपना वस्तु का भंडारण कर सकता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल में रखा जाता है। कोई व्यक्ति समझदार फर्म अथवा कंपनी इनका स्वामी हो सकता है, यानी कोई भी कंपनी जो होता है इसको स्टोरेज करने की जिम्मेदारी ले सकता है। ऐसे भंडारण गृह को चलाने के लिए सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे भंडारण गृह का संचालन सरकार भी करती है। इनका उपयोग विनिर्माता, थोक व्यापारी, आयात और निर्यात पर सरकारी एजेंसियों ही करती है। तो सारे व्यक्ति जो है इस पर लगे रहते हैं और ये जो होता है सरकार के अंडर भी काम करता है। उसके बाद दोस्तों है सरकारी भंडार गृह। नाम से जैसे आपको क्लियर पता लग रहा है कि ऐसे भंडार गृह का स्वामित्व प्रबंधन आदि केंद्र अथवा राज्य सरकार, सार्वजनिक निगम और स्थानीय निकाय आदि के हाथों में होती है। इन भंडार गृहों का उपयोग सरकारी व निजी दोनों प्रकार की कंपनियां कर सकती हैं। भारत का केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम तथा भारतीय खाद्य निगम आदि ऐसी एजेंसियाँ हैं जो सरकारी भंडार गृह का रखरखाव कर रही है। यानी सरकार जो है इसके लिए बहुत से भंडारण गृह का खोज किया। उसके बाद है बंधक भंडारण गृह। इन भंडार गृहों का अस्तित्व तथा प्रबंधन सरकार अथवा निजी एजेंसियों के हाथों में होती है। निजी बंधक भंडारण गृह के संचालन के लिए सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे भंडार गृहों में उन आयातित वस्तुओं का भंडारण किया जाता है जिन पर आयातकार नहीं चुकाया गया हो। कर चुकाया बिना आयातकार माल को आयात बंदरगाह से नहीं ले जा सकता। आपने देखा होगा बहुत से जो होता है बंधक का मतलब ही होता है हम क्या करते हैं, अगर कोई जो है आय नहीं चुका पाया या कुछ भी नहीं कर पाया, खेत के पैसे नहीं दिए हैं, तो सरकार क्या करती है उसके सारे जो उत्पादन है उसको अपने बंधक में डाल देती है। ठीक है, और बंदर भंडार गृह में डाल देती है क्योंकि उसका वस्तु खराब भी ना हो और जब वो पैसा चुका दे तो उसको सारे चीज़ें जो होती है आपस लौटा दी जाती है। आपने कई झगड़ों लड़ाई में भी देखा होगा, कोई चीज़ का झगड़ा होता है या कोई फसल के लिए होता है, सरकार सारे फसल को उठा के ले जाती है। जब वो पैसा चुका देता है तो उसको फिर से वो वापस कर देती है, तो उसको बंधक भंडार गृह में रखा जाता है। तब तक उन्हें इन भंडार गृह में रखा जाता है जब तक कि उन पर लगा आयातकार कर चुका दिया जाए। ऐसे भंडार गृह आमतौर पर गोदी प्राधिकरण द्वारा समुद्र तटों के आसपास स्थापित की जाती है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम समुद्र तटों के पास ही होती है जहाँ पर आप क्या करते हो, चोरी छुपे जो है सामान को इधर से उधर ले जाते हो, तो सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ जाता है। आगे है सहकारी भंडार गृह। ऐसे भंडार गृह का स्वामित्व प्रबंधक और नियमित सहकारी समिति के हाथों में होती है। इसमें समितियों के सदस्यों की मितव्ययी दर पर भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। यानी सहकारी यानी जो स्वामित्व प्रबंधन और नियंत्रण अधिक सहकारी के साथ चलती है, यानी आपस में तालमेल के साथ इसको चलाया जाता है। तालमेल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तो जो था हमने 5 जो डिस्कशन किया है वो भंडार गृह के प्रकार किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों अच्छे से इसको कर लेना, क्योंकि पढ़ाई देखिए ये वीडियो बार बार जब देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको हर एक वर्ड जो है रट जाएगा, क्योंकि ये
समझाना और समझने की तरीका सब एक बेस्ट होती है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको कोशिश करो पढ़ने का। और अगर आपके आसपास कोई दोस्त है, कोई है जो है ना इसमें पढ़ रहा है, उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए। क्या पता आपके ज़रिए किसी का भलाई हो जाए, जल कल्याण हो जाए। दूसरे को सहायता करना ही इंसान का परम धर्म होता है। तो अपने आसपास कोई भी है ना इस बोर्ड में पढ़ रहा है, 10वीं क्लास में है, चाहे 12वीं में भी है, तो मेरा 12वीं का भी आने वाला है सिलेबस सब। ठीक है, 12वीं में भी मैं डालूंगा, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कहीं आप लोग देख लो एक बार और आपको ज़रूरत हो और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप पछताते रह जाओ। तो कहते हैं पछताने वाला काम आपने नहीं करना है, हमेशा समझदारी और ज्ञानवर्धक काम कीजिए। ठीक है, चलिए हम अगला करते हैं आदर्श भंडारण गृह के लक्षण। यानी इसमें देखिए हम प्रकार पढ़ चुके हैं, अर्थ पढ़ चुके हैं। तो आदर्श भंडार गृह कैसा होना चाहिए, भंडार गृह होता कैसा और कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आदर्श भंडार गृह के लक्षण क्या होते हैं। ऊपर आपने विभिन्न प्रकार भंडारण के बारे में पढ़ा है। प्रत्येक भंडारण में वस्तुओं की भंडारण की समुचित व्यवस्था आवश्यक होती है। यदि निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है, देखिए तो कोई भंडार में क्या विशेषता होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि भंडार गृह को सुविधाजनक स्थान पर स्थित होना चाहिए, जहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे राजमार्ग हो, रेलवे हो, स्टेशन हो, हवाई अड्डे हो तथा समुद्री तटों के निकट, ताकि वस्तुओं को सरलता से चढ़ाया उतारा या वहाँ से ले जाया जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही आता है कि उसको ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पर इसको रखने के लिए सारी सुविधाएँ उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद है वस्तु को उतारने तथा चढ़ाने के लिए मशीन उपकरणों का होना आवश्यक होता है। इसे न सिर्फ टूट फूट कम होती है बल्कि उतारने चढ़ाने में खर्च भी कम पड़ती है। तो इस चीज़ों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है वस्तुओं के समुचित रखरखाव के लिए पर्याप्त स्थान होना भी बहुत जरूरी है। अगर पर्याप्त स्थान नहीं होगा तो उसको रखना भी शायद आपके लिए सरदर्द बन जाए। फल, अंडे, मक्खन आदि जैसी शीघ्र खराब होने वाले वस्तुओं को लिए भंडार गृह को कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी कोल्ड जो है व्यवस्था होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों जो है इस पर धूप, बारिश, हवा, ठीक है, धूल, नमी, कीड़े आदि से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। भंडार गृह के परिसर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए, यानी पार्किंग व्यवस्था होगा तब जाके काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि वस्तुओं को आसानी से चढ़ाया उतारा जा सके। वस्तुओं की चोरी को रोकने के लिए 24 घंटे पहरेदार होना चाहिए। आग से होने वाले नुकसान से बचने के लिए भवन में समुद्र आग निरोधक उपकरण उपलब्ध होना चाहिए। तो ऐसा मतलब कुछ होना चाहिए, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। ऐसे भंडार गृह होने से क्या होता है, वस्तु के रखरखाव जो होता है अच्छे से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे भंडार गृह के कार्य क्या होते हैं। भंडार गृह का कार्य भी हम देखते हैं क्या है। भंडार गृह के कार्य आपने पढ़ा है कि भंडार गृह वस्तुओं का समुचित तथा सही विधि से परीक्षण हो करते हैं। वे वस्तुओं की गर्मी, हवा, आंधी, नमी आदि से बचाते हैं। तो बचाने का काम ही है भंडार गृह का। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में अब तक आ चुका होगा। उनके टूट फूट किसे होने वाली हानि से भी बचते हैं। यह प्रत्येक भंडार गृह का मूल्य कार्य होता है। आजकल भंडार गृह के अतिरिक्त अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे वस्तुओं का भंडारण। सभी वस्तुओं क्या करते हैं, हम भंडारण करते हैं। भंडारण का मुख्य काम बड़ी मात्रा में वस्तुओं का भंडारण करना होता है। वस्तुओं का भंडारण उनके उत्पादन अथवा खरीद से लेकर उनकी खपत तक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है वस्तुओं का परीक्षण करना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर आप जांच पड़ताल समय समय पर नहीं करोगे तो वो जो वस्तु होगा वो ख़राब हो जाएगा और आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए क्या कीजिए, समय समय पर उन चीज़ों का निरीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए कि भाई कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है। भंडार गृह वस्तुओं की गर्मी, धूल, हवा, नमी आदि से खराब होने से बचाते हैं। इनके पास विभिन्न वस्तुओं के लिए उनकी प्राकृतिक के अनुसार संग्रह की व्यवस्था होती है। इससे भंडारण के कारण वस्तुओं को सड़ने, गलने आदि कारण होने वाली नुकसान नहीं होती, यानी उससे नुकसान से भी बचाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपका जोखिम उठाना। इसमें वस्तुओं के भंडारण के समय संग जो भंडार गृह अधिकारी को भंडार गृह संबंधी सभी जोखिम उठानी होती है। एक बार जब कोई वस्तु भंडार गृह अधिकारी के हाथों में सौंप दी जाती है तो उसके बाद ये सारा दायित्व भंडार गृह अधिकारी की होती है कि भाई सामान कोई ख़राब ना हो, कोई तरह का नुकसान ना पहुँचे। भंडार गृह में यदि वस्तुओं की क्षति होती है तो उसका दायित्व भंडार गृह अधिकारी का होगा। वो वस्तुओं को उनकी सही अवस्था में लौटाने के लिए प्रतिबंधित होता है। इसलिए भंडार गृह चोरी, टूट फूट के लिए भी उत्तरदायी भी होती है। इस प्रकार भंडार गृह इन सभी से वस्तुओं की रक्षा करती है। तब उनका वस्तुओं को रक्षा करना ही उनका परम धर्म बन जाता है। उसके बाद जो है विविध सुविधाएं प्रदान करना। जब कोई व्यक्ति भंडार गृह को माल सौंपता है तो भंडार गृह उसको एक रसीद देती है जो एक प्रमाणित करता है कि वो उस वस्तु को वहाँ पर स्टोरेज करके रखा है और उसको सुनिश्चित करता है कि वो सामान जो है उसको समय पे मिलेगा। तो आपने भी पढ़ा है जोखिम उठाना, यानी जोखिम तरह से ही होती है। अगर किसी तरह का नुकसान पहुँचता है तो वो मालिक जो होगा भंडार गृह का, उसको इसका दंड भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, माल के पास रहेगा और इसके अतिरिक्त एक
अधिपत्र भी देता है, जिसे भंडारगृह देख रखा अधिक का अभिपत्र कहते हैं। यानी अधिपत्र कहता है जो भंडारण के लिए दिया जाता है। आप जब कोई सामान को कहीं रखते हो, भंडारगृह में रखते हो, तो आपको जो एक पर्ची मिलती है जिसका हम अधिपत्र कहते हैं। ठीक है, समझ गए। ये एक अधिकार पत्र होता है तथा दस्तावेज के पीछे हस्ताक्षर कर इसे हस्तांतरित किया जाता है। यानी जब साइन कर दिया जाता है तब जाके किसी को दिया जाता है। इसके अलावा इस अधिपत्र को गिरवी रखकर कोई व्यवसायी, बैंक अथवा अन्य किसी भी वित्तीय संस्था को ऋण प्राप्त कर सकता है कि भाई हमने सामान को इतना रखा हुआ है, आप मुझे ऋण दे दो इसके रिगार्डिंग। कुछ मामलों में भंडारगृह अधिपत्र गिरवी रखकर कुछ व्यवसायी भी अतिरिक्त व्यवसाय को छोटी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि भाई एक तरह से देखा जाए तो भाई वो भी उसके लिए एक पूंजी ही है। ठीक है, उस पूंजी को उसने संरक्षित करके रखा हुआ है, तो वो पूंजी के रिगार्डिंग भी उसको जो है लोन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है प्रक्रमण। कुछ भोक्ता वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें बिना प्रक्रमण के उपयोग में नहीं लाया जाता है। प्रक्रमण उन्हें उपभोग के योग्य बनाता है। उदाहरण के लिए धन को पॉलिश किया जा सकता है, लकड़ी की सीडरिंग की जाती है आदि। कई बार भंडारगृह व्यवसाय की तरफ से यह सब जिम्मेदारी खुद भी उठाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ब्रेडिंग तथा ब्रेडिंग। निर्माता थोक विक्रेताओं के आग्रह पर भंडारगृह वस्तुओं की ब्रेडिंग तथा ब्रेडिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं। इनके अतिरिक्त बिक्री में सुविधाओं के लिए वे वस्तु को मिक्सिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग भी करते हैं। यानी सारे के सारे जो है ब्रांडिंग, पैकेजिंग भी इनके हाथों में ही होता है। उसके बाद दोस्तों जो होता है इसमें परिवहन व्यवस्था है। कुछ स्थिति में भंडारगृह थोक व्यापारियों की सुविधाएं के लिए परिवहन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। यानी परिवहन के लिए भी आप जो है वहाँ पर परिवहन भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि जो भी भंडारगृह होते हैं वो भी अगर आपको सामान मंगवाना है तो उनको बोलिए और वो आपके घर तक जो है आपको वाहन भेज देगा और वाहन में सामान को रख के लाइए, क्योंकि ये जो है सुविधाएँ वही दे रहे हैं। ये उत्पादन के स्थान से सामान उठाते हैं और जमाकर्ता के अनुरोध पर उसे पुनर्दर्गी के स्थान तक पहुंचा देते हैं, जहां पर उसको जाना होता है वहां तक पहुंचा देते हैं। तो ये फ़ायदा एक तरह से हो जाता है कि एडवांटेज है, एक अच्छा गुण है। उसके बाद जो है भंडारगृह के लाभ। देखिए हमने हर चीज़ तो कर लिया है, अब भंडारगृह के लाभ भी करना बहुत जरूरी। देखिए दोस्तों मैं जो है स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस से अधिक करना हमारे लिए बेवकूफ़ी हुई रहता है। जितना आपको सिलेबस में गिवन है ना, अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो ना तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहे हो कि ब्लू पॉइंट में लिखी हुई है, आप ऊपर लिख लो भंडारगृह के लाभ और इसके मेन बातें याद कर लो। ठीक है, इससे अच्छी अधिक क्या होगा, आप सिर्फ इतना याद कर लो, बाकी तो आप ऑटोमेटिक ही पास हो जाओगे। ठीक है, जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और उसको समझिए। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत ही आसानी से कर लोगे। जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको तरह तरह के मैं जो है उसकी क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बना के दूंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तभी तो मैं हमेशा कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। जब पढ़ाई करते हो तो सब्सक्राइब करने से आपको क्या जाता है, क्या हिचक है, आपको ही फ़ायदा होगा और मेरा इतना ही फ़ायदा होगा कि आप तक मैसेज पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरा काम यही है कि आप तक इस वीडियो को पहुंचाना है और आपको इसको लाभ देना है। ठीक है, तो लाभ तो आप प्राप्त करते हो कि नहीं करते तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम भंडारगृह के लाभ के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई भंडारगृह के लाभ क्या हो सकते हैं। आपको पता है कि व्यवसाय समुदाय के भंडारण गृह को कई प्रकार के लाभ होते हैं। उदाहरण अथवा व्यापार को भंडारगृह से प्राप्त होने वाले लाभ क्या होते हैं। सबसे पहला तो यही आता है कि वस्तुओं का संरक्षण अथवा प्रशिक्षण। देखिए वस्तु का संरक्षण हो जाता है। व्यवसायियों को जब वस्तुओं की बिक्री की आवश्यकता नहीं होती है तो उस समय भंडारगृह भंडारण सुविधा प्रदान करते हैं। ये वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं, उनके टूट फूट से बचाते हैं, टूट फूट गुणवत्ता की गिरावट, सड़ने गलने आदि से होने वाली हानि को न्यूनतम करते हैं। यह जहाँ तक संभव हो अत्यधिक आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, जब वस्तु का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। कोई वस्तु संरक्षण हो जाता है और मान लीजिए कि उसकी कमी पड़ रही है तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को ले जाकर उसको बेच लेगा। किसान ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जब इसकी रेट बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, वो अपने भंडारगृह से निकाल के उसको बाजार तक ले जाते हैं, जिससे उनको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। तो भंडारगृह का लाभ सबसे अच्छा तो यही रहता है। उसके बाद है वस्तुओं की निर्मित आपूर्ति। वस्तुओं के जो है निर्मित आपूर्ति भी हो जाती है इससे, जैसे चावल, गेहूं आदि जैसे अनेक उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन एक विशेष मौसम में ही होता है, किंतु इनकी खपत पूरे साल बनी रहती है। भंडारगृह मौसमी उपभोक्ता सामग्री की पूरे साल नियमित रूप से आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगर ये भंडारण गृह शायद न होता तो शायद जो है साल भर आपूर्ति न हो पाता। उत्पादन में निरंतरता। ठीक है, उत्पादन में निरंतरता का मतलब यही होता है कि कंटिन्यू चलती रहती है। भंडार के निर्माताओं को कच्चे माल के भंडारण की चिंता से मुक्त कर उन्हें निरंतर उत्पादन करने की निश्चितता प्रदान करती है। वो निर्माताओं की मौसमी कच्चे माल की आपूर्ति बिना किसी बाधा से निरंतर करते रहते हैं, यानी कोई तरह की बाधा नहीं रहती है और उत्पादन में निर्माता जो होती है कंटिन्यू चलती रहती है, यानी उनको प्राप्त होता रहता है। उसके बाद है साज संभाल में आसानी।
इसमें यही है कि आधुनिक भंडार गृह वस्तुओं के साथ संभाल के लिए अत्यधिक आधुनिक यंत्रों का उपयोग करते हैं। भारी तथा थोक वस्तु को चढ़ाने तथा लादने के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं, जिससे सजा संभाल का खर्च कम हो जाता है। आधुनिक मशीनों का उपयोग से सामान से उतारने और चढ़ाने में होने वाले नुकसान की संभावना भी कम हो जाती है। तो इसलिए कह सकते हैं सामान का आसानी। देखिए दोस्तों, जो ये भंडारण गृह होते हैं, ठीक है, उन्होंने हर चीज़ की सुविधाएं जो है लोगों तक पहुंचा दिया है कि उनको किसी तरह के नुकसान इसमें न हो। अगला जो हमारा 5th पॉइंट है वह है सुविधाजनक स्थिति। भंडार गृह साधारणतः सुविधाजनक स्थान जैसे सड़क, रेल तथा जलमार्ग के समीप स्थित होती है, जिससे परिवहन लागत में कमी आ जाती है। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों को भंडार गृह जो होती है उनको इसी जगह पे रखना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि लाभ है तो लाभ के लिए तो हमें सोचना ही पड़ेगा ना कि जहाँ से इसको ईजी से जो है हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, उसके बाद छोटे व्यवसायियों के लिए उपयोगी। अपना भंडार गृह बनाने के लिए पूंजियों की आवश्यकता होती है, जो कि छोटे व्यवसाय वहन नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वह नाम मात्र का किराया देकर सार्वजनिक भंडारण गृह में अपने कच्चे माल अथवा निर्मित माल के रख रखाव उनके प्रश्न के समक्ष हो जाते हैं। तो ये छोटे व्यापारियों के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि छोटे उपयोगी जो है अपने लिए भंडारण गृह बना नहीं सकते, तो उन्हें कुछ पैसे दे के ही उनको जो है भंडारण करने की क्षमता मिल जाती है। तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसके बाद रोजगार के अवसर। भंडार गृह कुशल तथा अकुशल दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए पूरे देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इससे लोगों की अपनी आय तथा जीवन स्तर को सुधारने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, यानी रोजगार को भी मिल जाती है, क्योंकि इसके देख रेख के लिए कई व्यक्ति जो होते हैं प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। ठीक है, और कभी पढ़े लिखे की ज़रूरत होती है, तो इससे कई लोगों को जो है रोजगार की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है वस्तुओं की बिक्री में सहायक। वस्तुओं को बेचने के लिए कुछ निर्धारित कदम उठाने आवश्यक होता है। ऐसे भंडार गृह क्रेता के मन को समझते हुए वस्तुओं को ग्रेड, पैकिंग तथा उन पर लेबल आदि लगाने की जिम्मेदारी भी वहन करते हैं। माल का मालिक गृह विज्ञान का अधिपत्र सौंप कर विक्रेताओं के वस्तुओं को स्वामित्व को हस्ताक्षर कर सकता है। तो इस तरह से जो है वस्तुओं की बिक्री में भी सहायक काफ़ी सिद्ध हो जाता है। उसके बाद जो है वित्तीय उपलब्धता। भंडार गृह द्वारा जारी अधिपत्र के आधार पर व्यवसायियों को बैंक आदि से आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा कुछ मामलों में भंडार गृह खुद ही माल रखने वाले को कुछ धन उपलब्ध करा देता है। तो इस तरह से होता है, हमें वित्तीय उपलब्धता भी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हानि की जोखिम कम करना। माल को बंधक रखकर भंडार गृह में माल सुरक्षित तथा प्रशिक्षित रखता है। इसके अलावा चोरी से बचाने के लिए सुरक्षा कर्मचारी रखे जाते हैं। प्रशिक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को रखना बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज रखी, यानी उसको ठंडा करके रखा जाता है कि ये वस्तु जो है ख़राब न हो। तो इनमें सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है, तो यहाँ रखना आसान पड़ जाता है। इसमें आग से बचाने के लिए भी अग्निशमन उपकरण के लगे होते हैं। इसमें नुकसान होने पर वस्तु की भरपाई की गारंटी भी होती है, यानी उनको जीवन बीमा भी करवा दिया जाता है, फसलों की बीमा भी करवा दी जाती है, जिससे अगर आपको इस तरह का नुकसान होता है, कुछ तरह से होता है, तो वो सरकार इसकी जिम्मेवारी लेगी या कंपनी लेगी जो इसको बीमा किया है। तो इस प्रकार जो है भंडारण के हमारे लाभ हैं। दोस्तों, हमने भंडारण में बहुत ही बातें जो है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमने किया, बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर पढ़ा। इसको एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेना। अगर एक बार समझ लोगे ना, उसके मेन पॉइंट जो है जो ब्लू में दिख रहा है, अगर उसको याद कर लेते हो, तो मेरा विचार है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। और इसको जो है वीडियो को बार बार देखो, इससे क्या होता है कि आपको बार बार करने से क्या होगा, आपको याद ही हो जाएगा हर एक पॉइंट। ठीक है, तो यही कहूँगा, अगर आपने जो समय आपने व्यतीत किया त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, अलग अंदाज के साथ, अलग जोश के साथ मिलेंगे। ओके, अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। ओके दोस्तों, बाय।